Good morning, dear students. How are you all? Fine. I hope you are fine and healthy at your home. Now you welcome again in our online class. क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है. In previous class we discussed about the lesson third, ठिठरी और समुद्र. हमने इस लेसन के वर्ड मीनिंग, हार्ड वर्ड, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है. ओनली इसके जो बड़े क्वेश्चन आंसर हैं, जो बड़े प्रश्न उत्तर हैं, वो ही बचे हैं. आज हम इस बोर्ड के माध्यम से उनको डिस्कस करेंगे. आफ्टर देन हम अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक है उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे. ओके, लेट्स वी स्टार्ट अवर लेसन ठिठरी और समुद्र. जो इसके हमारे क्वेश्चन हैं, लघु प्रश्न. कौन से? लघु प्रश्न. हमने इसके जो अति लघु प्रश्न हैं वो हम कर चुके हैं. आज हम इसके लघु प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे. आई थिंक सभी ने लिख भी लिए होंगे, और नहीं लिखे हैं तो हमने कल की जो क्लास थी उसमें भेजा हुआ था, उसमें आप देख करके पहले उनको कंप्लीट करेंगे. आफ्टर देन इनको करोगे. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ठिठरी का जोड़ा कहाँ रहता था. हमारा पहला प्रश्न है, ठिठरी का जोड़ा कहाँ रहता था. क्वेश्चन तो ये बिल्कुल छोटा सा है. यदि आप इसे अति लघु प्रश्नों में लिखोगे तो सीधा सा उत्तर दे दोगे समुद्र के तट पर. और अगर इसका हमें लघु प्रश्नों में उत्तर देना है तो हमें इसके क्वेश्चन को उसके साथ ले जाकर के फिर उसे कंप्लीट करना पड़ेगा. तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ठिठरी का जोड़ा समुद्र के तट पर रहता था. क्वेश्चन यदि पास्ट में है, भूतकाल में है, तो हमें आंसर भी उसका किस में देना होगा? भूतकाल में. यहाँ पर हमें ये नहीं करना है समुद्र के तट पर रहता है. नो, अगर क्वेश्चन हमारा भूतकाल में है तो आंसर भी किस में होना चाहिए? भूतकाल में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठिठरी के अंडे किसने ले लिए थे. ये भी बिल्कुल छोटा सा प्रश्न है. प्रश्न नंबर 2 है इसका, ठिठरी के अंडे किसने ले लिए थे. तो आंसर हमारा क्या होगा? तो आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा है. किसने लिए थे उसके अंडे? समुद्र ने. तो आंसर क्या हो जाएगा? ठिठरी के अंडे समुद्र ने ले लिए थे. क्लियर? क्वेश्चन 1, ठिठरी का जोड़ा कहाँ रहता था. तो आंसर तो बिल्कुल छोटा सा है, समुद्र के तट पर. दूसरा क्वेश्चन है कि ठिठरी के अंडे किसने ले लिए थे. तो आंसर बिल्कुल सीधा सा है, समुद्र ने ले लिए थे. लेकिन यदि आपसे कोई इनको लघु प्रश्नों के रूप में लिखवाएगा तो आप इन्हें कंप्लीट कैसे करोगे? आप इसके साथ में इसके क्वेश्चन को भी डिनोट करोगे, तब इस क्वेश्चन को पूरा करोगे. गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठिठरी ने क्या निश्चय किया था. प्रश्न नंबर 3 है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ठिठरी ने क्या निश्चय किया था. तो ये भी आपने सीधा सा देखा होगा कि उसने क्या निश्चय कर लिया था? अपने अंडे वापस लेने का निश्चय कर लिया था. प्रश्न नंबर 3 है, ठिठरी ने क्या निश्चय किया. इसका उत्तर होगा, ठिठरी ने अपने अंडे वापस लेने का निश्चय
किया। तो सीधा सा प्रश्न था कि उसने अपने अंडे वापस लेने के लिए निश्चय किया था कि वो समुद्र को पाट करके सुखा देगी, यानी भरकर उसको सुखा देगी और अपने अंडे वापस ले लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अगस्त मुनि ने क्या निश्चय किया था? तो उसने क्या किया था? समुद्र के घमंड को चूर करने का निश्चय किया था। प्रश्न नंबर 4 है, अगस्त मुनि ने क्या निश्चय किया? तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अगस्त मुनि ने समुद्र के घमंड को चूर करने का निश्चय किया। आई थिंक आपको 2 क्वेश्चन वो याद हुए होंगे। पहला क्वेश्चन था टिठरी का जोड़ा कहाँ रहता था? तो हमारा आंसर होगा टिठरी का जोड़ा समुद्र के किनारे रहता था। आफ्टर देन सेकंड क्वेश्चन, टिठरी के अंडे किसने ले लिए थे? तो इसका आंसर होगा टिठरी के अंडे समुद्र ने ले लिए थे। 2 क्वेश्चन आपको लर्न हो गए होंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा, टिठरी ने क्या निश्चय किया? क्वेश्चन थर्ड, टिठरी ने क्या निश्चय किया? तो टिठरी ने अपने अंडे वापस लेने का निश्चय किया। 3 क्वेश्चंस। फोर्थ क्वेश्चन है, अगस्त मुनि ने क्या निश्चय किया था? तो अगस्त मुनि ने कहा था कि अगर समुद्र को इतना घमंड है तो मैं उसे अपनी हथेली पे रख करके उसके सारे पानी को पी जाऊंगा और उसका अस्तित्व ही खत्म कर दूंगा। तो इससे क्या हुआ? समुद्र का घमंड, उसने कहा कि मैं इस समुद्र का घमंड अवश्य चूर करूंगा और उसने समुद्र के घमंड को चूर करने का निश्चय किया। 4 क्वेश्चंस। आई थिंक यू हैव लर्न इट्स प्रॉपरली। ओके, आफ्टर योर क्लास जब आप इनको लिखोगे तो ये आपको और भी अच्छे से लर्न हो जाएंगे। 5th एंड लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त मुनि ने समुद्र को क्या समझाया? क्वेश्चन नंबर 5 कि अगस्त मुनि ने समुद्र को क्या समझाया? क्या समझाया था? अगस्त मुनि ने समुद्र को समझाया कि हमें किसी कमजोर को नहीं सताना चाहिए। यही तो समझाया था। प्रश्न नंबर 5 है, अगस्त मुनि ने समुद्र को क्या समझाया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा अगस्त मुनि ने समुद्र को समझाया कि हमें किसी कमजोर को नहीं सताना चाहिए। कमजोर को नहीं सताना चाहिए, इट मीन्स चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई पशु हो, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बुजुर्ग है, कोई भी है, लेकिन हमें उन्हें सताना नहीं चाहिए। समझ गए? तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे जो इस लेसन में बचे हुए थे, उनको हमने अभी डिस्कस किया। आई थिंक आपको लर्न है। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को प्रॉपरली जिस तरह से आप लिखते आ रहे हो उसी नोटबुक में इनको आपको साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में नीट एंड क्लीन लिखना है और उनको लर्न करना है। इसके बाद हमें अपनी इस वीडियो में थोड़ा सा व्याकरण का अगला जो टॉपिक है आपका उच्चारण और वर्तनी, उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना बेटा? उस लेसन को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उच्चारण और वर्तनी को। इसमें जो बहुवचन रूप थे वो भी हमने कर लिए थे, वो भी आपको आज लिखने होंगे। इसका पीडीएफ बना करके मैं आपके पास सेंड कर दूंगी। ठीक है?
और जब आप लाइव क्लास लेते हो तो बच्चे ये ध्यान रखें, इस तरह की बातें क्या आप होमवर्क ग्रुप में भेजोगे, क्या आप पीडीएफ बनाकर भेजोगे, ये बातें पूछने की नहीं होती है बेटा। क्योंकि टीचर जब आपको पढ़ा रहा है, जो क्वेश्चन आंसर आपको लिखवा रहा है, वो पीडीएफ में आपके पास आएंगे। तो क्लास में इस तरह की बातें करके क्लास को डिस्टर्ब मत किया करो, अपनी वॉइस को म्यूट रखा करो। इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन कंसल्ट मी, ओके। योर वॉइस, आपकी जो वॉइस है वो म्यूट होनी चाहिए। जब आपका डाउट क्लियर करना हो तभी आप अपनी वॉइस को अनम्यूट करोगे, अदरवाइज उसे फिर म्यूट कर दोगे। अब हम अपना थर्ड लेसन हिंदी व्याकरण का उठाते हैं, क्योंकि इस लेसन में यही इतना ही पार्ट बचा हुआ था। थर्ड लेसन है हिंदी व्याकरण का उच्चारण और वर्तनी। उच्चारण और वर्तनी जो है वो भी पार्ट 3 ही है। क्या है? पार्ट 3 हिंदी व्याकरण में उच्चारण और वर्तनी। उच्चारण और वर्तनी यही पार्ट है आपका। किसमें है ये? आपका हिंदी व्याकरण में। ठीक है, इसका कुछ पार्ट आप अपने सेकंड लेसन जो वर्णमाला और लिपि था उसमें क्लियर कर चुके हो, लेकिन इसमें कुछ और बताया गया है। कुछ हिंदी वर्णमाला है, उसमें जो वर्ण होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा और बताया गया है कि हमें उनका उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए। तो हम अपने इस लेसन को स्टार्ट करते हैं उच्चारण और वर्तनी को, कि इसमें क्या कुछ है और क्या हमें पढ़ना है। देखो बेटा, बात आती है उच्चारण की। उच्चारण क्या होता है? किसी भी वर्ण को बोलना, किसी भी वर्ण को, किसी भी शब्द को अपने मुख से उच्चारित करना, अपने मुख से बोलना ही क्या है? उच्चारण। तो जब हम हिंदी वर्णमाला के वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपने हिंदी वर्णमाला में यहाँ तक पढ़ लिया था कि वर्ण जो होते हैं, अपना जो सेकंड लेसन था उसमें आपने पढ़ा था कि वर्ण के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। यहाँ से आगे का लेसन इस लेसन में स्टार्ट होता है कि इनका उच्चारण हम कैसे करेंगे और इनका उच्चारण हम कैसे करेंगे। तो देखो, स्वर जो होते हैं, देखने में तो ये आपको बहुत बड़ा दिख रहा है आपकी बुक में लेसन, लेकिन फिर इसको मैं समझाती हूँ, इतना बड़ा नहीं है, इतना कठिन भी नहीं है। स्वरों की संख्या मैंने आपको कितनी बताई थी? शायद आप बता रहे होंगे, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। स्वरों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 11 है। व्यंजनों की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 33। ठीक है, व्यंजनों की संख्या 33। आप क्या बोलते हैं इसको? 33, नॉट 33, 33। ठीक है, क्या होता है ये? 33। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 33, सॉरी व्यंजनों की, और स्वरों की 11। अब हमें इनको भी जानना है कि स्वर जो होते हैं उच्चारण की दृष्टि से इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है और व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पहले हम स्वरों को देखें। जो स्वर होते हैं उच्चारण की दृष्टि से इन्हें हमें कितने वर्गों में बांटना पड़ेगा? 3 में। कितने में? 3 वर्गों में। कितने होंगे? 3। एक तो होगा इनका स्वर जो होते हैं उनका ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर दिखाई दे रहा है बोर्ड। दूसरा होगा दीर्घ स्वर और तीसरा होगा प्लुत स्वर। पहले तो मुझे आप ये बताओ, स्वर होते क्या हैं? हमने पिछली कक्षा में इसके ऊपर डिस्कस किया था। मैं लाइव क्लास में आपसे पूछूंगी ये क्वेश्चन, हमारे पीछे वाले लेसन के क्वेश्चन में आपसे पूछूंगी पिछली कक्षा में जो मैंने आपको करवाए थे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्वर किसे कहते हैं, और वो मैं सुनूंगी आपसे। एक बार फिर रिवाइज कर देती हूँ। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है वो क्या कहलाते हैं? स्वर। अर्थात इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अब बात करें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण जो है कम समय में हो जाए, वो क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब ही क्या होता है? छोटा। ह्रस्व शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है? छोटा। और जो दीर्घ है इसका मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है, इसका मतलब होता है बड़ा, और ये बहुत बड़ा। ठीक है, अब छोटा, बड़ा
और बहुत बड़ा। तीनों में फर्क क्या है देखो, ह्रस्व स्वर जो होते हैं ना, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं यहाँ पर ए, स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ये हमारे स्वर होते हैं। अब आप देखो इनमें से इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है, इसके ऊपर भी नहीं दिख रही, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, तो हमारा जो ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हो गए, ए, फिर दूसरा ये नहीं है ई, फिर उसके बाद इसमें मात्रा है ऊ और री, ये हमारे कौन से हो गए, ह्रस्व स्वर। इनके उच्चारण में कम समय लगता है। क्लियर। फिर उसके बाद में बात करें दीर्घ स्वर की, दीर्घ यानी बड़ा। अब देखो इसमें कम समय लगा, लेकिन ये क्या है, हम बोले ए और फिर बोले आ, तो इसमें टाइम ज्यादा लगा। फिर बोले ई, ऊ, तो इनके उच्चारण में ज्यादा समय लग रहा है। तो जो दीर्घ स्वर होंगे उसमें कौन कौन से आ जाएंगे, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, फिर उसके बाद में आई, ओ और औ, ये सारे किस में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। अर्थात जिन वर्णों के, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, तो ये समझ में आया बेटा कि ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, और छोटा जिनका उच्चारण में कम समय लगे वो ह्रस्व स्वर, जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगे वो दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में इनमें दो मात्रा का समय हो गया, एक ए ऊपर से आ, एक ई है ऊपर से ई, एक ऊ है फिर इसके बड़ा ऊ की मात्रा। क्लियर। फिर आता है प्लुत स्वर। क्या आता है, प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर जो होता है इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। जैसे हम बोले ओ, ठीक है, क्या बोले ओ, आ गया समझ में। तो ये क्या होंगे, हमारे प्लुत स्वर होंगे। ठीक है बेटा, तो बात इतनी थी कि स्वर किसे कहते हैं, प्रश्न आए हैं आपके उसमें, स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है स्वर कहलाते हैं। फिर बात करें हम कि स्वर के भेद कितने होते हैं, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर बात करें ह्रस्व स्वर जो होता है वो किसे कहते हैं, तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगे, जैसे ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगे, इससे ज्यादा, ह्रस्व से दुगुना समय लगेगा तो दीर्घ स्वर, जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ठीक है, और प्लुत स्वर। यहां तक समझ में आया। ओके। अब देखो इनके उच्चारण में क्या फर्क होता है, ये कहता है उच्चारण और वर्तनी। क्या कह रहा है, उनका उच्चारण और उन शब्दों की शुद्धता क्या है, वो देखो अब क्या बताना चाह रहा है ये लेसन। ये कह रहा है, ये हमें बता रहा है, एक तो हम लिखें ए और एक हम लिखें आ। एक, अब देखो ऐसे तो ऐसे हम शब्द बनाएं तो हम लिखें कम, जबकि हम लिखें काम। हमने इसमें ए मिलाया, इसमें आ, तो देखो इसके उच्चारण में कम समय लगा, कम, जबकि इसका उच्चारण करेंगे तो काम, है ना। ऐसे ही जैसे दम, दाम, फर्क है ना, दोनों में अंतर है ना। इसी तरह से देखो ये ई है और ये ई है, इसको लिखेंगे इसको, तो देखो इसको हम लिखें तो एक तो हम लिख रहे किल, एक लिखेंगे कील। शब्द ये तो अशुद्धि हो गया, लेकिन फिर भी इसका उच्चारण करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, किल, और इसका उच्चारण करेंगे तो कील। अंतर है ना दोनों में। छोटी ई है तो उसके उच्चारण में कम समय, और बड़ी ई है तो उसके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है। और गॉट इट। अब देखो इसी तरह से यदि हम इसका और शब्द लिखना चाहें तो हम इसका और शब्द लिखें, तो देखो जैसे मान लो चिर और चीर। अब चिर यानी पुरातन, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा हो, और चीर यानी वस्त्र।
तो दोनों के उच्चारण में फर्क नजर आया आपको, चिर और चीर, दोनों के उच्चारण में फर्क नजर आया। इसी तरह से मान लीजिए हम ऊ को उठा लें, किसको, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को। तो देखो हम एक शब्द तो लिखें यहाँ पर कुल और दूसरा लिख दें यहाँ पर कूल। कूल यहाँ ठंडे से मतलब नहीं है, ठंडे से मतलब नहीं है क्योंकि इंग्लिश वर्ड नहीं है, हिंदी वर्ड है। कुल का मतलब क्या होता है, हमारा जो वंश होता है, परिवार होता है, प्राचीन समय से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, वंश। और कुल का मतलब होता है किनारा। तो देखो दोनों के बोलने में और लिखने में, उच्चारण में और वर्तनी में थोड़ा सा फर्क है, तो दोनों में अंतर भी है। आइए बात समझ में। हाँ, तो ये लेसन आपको यही चीज बता रहा है कि किसी भी वर्ण का उच्चारण क्या होता है और उसका वर्तनी क्या होती है, किस प्रकार से। यदि हम उसका उच्चारण गलत करेंगे तो उसे लिखेंगे भी गलत ही। क्लियर? ओके। अब बात करें व्यंजन वर्णों की। किसकी बात करें हम? व्यंजन वर्णों की। व्यंजन वर्ण जो होते हैं ना, उनके बारे में हम आपको बताना चाहें कि उनके उच्चारण और उसमें भी फर्क होता है। जैसे देखो एक वर्ण तो आए आपके सामने वाद यानी बात, और एक आ जाए वाद यानी वाद। अब हम वाद को भी बात ही बोल लें तो फर्क होता है ना। अब यहाँ वाद तो क्या हो गया, कोई भी संवाद, क्या है, कोई भी संवाद। और वाद का मतलब क्या होता है, हवा। तो देखो थोड़ा सा उच्चारण गलत होने पर अर्थ ही बदल जाता है। क्या होता है, अर्थ ही बदल जाता है। इसी तरह से मान लो हम कहें सुर, क्या कहें, सुर, और हम कह दें सूर। तो देखो दोनों में ये छोटा ऊ की मात्रा, ये बड़ा ऊ की। हम कहें सुर और हम कहें सूर, दोनों में फर्क नहीं है। सुर का मतलब क्या होता है, सुर यानी देवता, सुर यानी देवता, और सुर यानी सुर। हम दूसरा क्या कहेंगे इसको, दूसरा हम कह सकते हैं हमारी जो आवाज होती है ना, हमारी जो आवाज होती है ना, उसको भी बोलते हैं गाने की आवाज। क्या, गाने की आवाज। इसी तरह से सूर यानी सूरदास, सूर यानी सूरदास को कहते हैं सूर। ठीक है, तो इस तरह से व्यंजन जो वर्ण होते हैं उनके साथ यदि ये स्वर वर्ण लगते हैं तो उनके उच्चारण में भी कुछ डिफरेंस होता है। तो आई बात समझ में कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। इससे आगे का जो लेसन है वो बेटा हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज तो लिखने का वर्क आपको अपनी बुक का ही जो क्वेश्चन आंसर है वो ही करने हैं। इनका जो वर्क होगा लिखने का वो मैं कल आपके पास भेजूंगी, ठीक है, अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा। तो इसको मैंने वैसे थोड़ा सा समझा दिया है आपको, और आप इसे और अधिक समझने का प्रयास करेंगे अगली क्लास में। हमारी आज की क्लास को यही विराम देते हैं, कल फिर हाजिर होंगे इसी लेसन के साथ। ओके, तब तक बाय बाय।